दोस्तों एक लड़की बार बार अपने माँ को फोन कर रही थी, लेकिन उसका फोन लग नहीं रहा था, स्विच ऑफ आ रहा था। उस लड़की को लगता है हो सकता है उसकी माँ सो गई होगी, लेकिन तकरीबन 8 बजे रात को जब वो अपने घर पहुंचती है और घर का दरवाजा खोल के अंदर जाती है, फिर जो उसे दिखाई देता है, देखते हैं उसके चीखें निकल जाती है। दरअसल दोस्तों उसके घर में खून से लथपथ 2 लाशें पड़ी हुई थी, दोनों अर्धनग्न अवस्था में था, जिसमें से एक तो खुद उसकी सगी माँ थी और दूसरा उसके माँ का ही मुंह बोला भाई यानी उस लड़की के मामा थे। दोस्तों लड़की थी जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके आसपास का लोग इकट्ठा हो जाते हैं और देखते ही देखते वहां पे भीड़ लग जाती है। इसी में से इस घटना की जानकारी किसी ने पुलिस वाले को देती है। पुलिस वाले घटनास्थल पहुंचते हैं और जब इस पूरे मामला का छानबीन करते हैं, फिर एक ऐसी सच्चाई का खुलासा होती है कि वाकई में जब आप भी इस पूरे घटना को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जिस रिश्ते पर हम आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, कभी कभी कुछ लोग इसी रिश्ते के आड़ में ऐसे ऐसे काम करने लगते हैं कि शायद उसे पता ही नहीं चलता है कि इसका अंजाम क्या होगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है इंदौर, और इसी जिला के अंतर्गत अशोक नगर इलाके में एक महिला रहा करती थी जिसका नाम था ममता। दोस्तों जो ममता थी उसके पति का नाम नितिन था, और जो नितिन था वो मार्केटिंग का काम किया करता था, इसलिए ज़्यादातर घर से बाहर ही रहा करता था। ये दोनों पति पत्नी बड़े ही आराम से जिंदगी जी रहे थे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन जो महिला होती है ममता, उसके पास में एक ब्यूटी पार्लर होता है, उस ब्यूटी पार्लर में फेशियल करवाने के लिए जाती है। उस ब्यूटी पार्लर का जो संचालिका होती है उसका नाम सरिता होता है, और दोस्तों जो सरिता होती है बातों ही बातों में वो ममता से कहती है कि मेरा एक मुंह बोला भाई है रवि ठाकुर, वैसे तो होटल कारोबारी है, लेकिन उसका एक ग्रुप चलता है राधे राधे। उस ग्रुप में एक मैसेज आया हुआ है कि फलाने तारीख को मथुरा वृंदावन के लिए एक बस खुल रही है, अगर जो भी व्यक्ति इस तीर्थ यात्रा पर जाना चाहे तो उसके लिए बड़ा ही सस्ता चार्ज है, मात्र 250 रुपया में घूम के आ सकता है। अब जैसे ही इस बात को ममता सुनती है तो उसे भी लगता है कि चार्ज तो बड़ा ही कम है। सरिता कहती है कि अगर तुम भी जाना चाहो तो मैं तुम्हारा भी टिकट कन्फर्म करवा दूंगा, तुम मेरे साथ घूमने के लिए चल सकती हो। ममता सोचती है ठीक है, इतना कम चार्ज है, हमेशा तो मैं घर पे ही रहती हूँ, क्या दिक्कत है कि मैं घूम कर आ जाऊँगी, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा। और यही सोचकर जो ममता होती है सरिता वो कह देती है कि ठीक है कि तुम मेरा टिकट ही कन्फर्म करवा दो। अब जो सरिता होती है अपने मुँह बोला भाई रवि ठाकुर से बात करती है और ममता के लिए भी सीट कन्फर्म करवा देती है। और जिस दिन जाना होता है उस दिन जो ममता होती है सरिता ठाकुर से मिलती है और उसके साथ उस बस में चली जाती है। उस बस में बहुत सारी महिलाएं थी और साथ ही साथ जो सरिता थी उसका मुंह बोला भाई रवि ठाकुर भी था। और सफर के दौरान जो रवि ठाकुर था वो ममता के पास आता है और ममता से जान पहचान करता है, धीरे धीरे उससे बातचीत करने लगता है। वहां पहुंचते हैं, वहां घूमते हैं फिरते हैं, और वहां से वापस आते आते दोनों में इतना लगाव बढ़ जाता है कि जो रवि ठाकुर होता है ममता का मोबाइल नंबर ले लेते हैं। ममता भी होती है उसका भी रवि ठाकुर से बहुत अच्छा लगाव हो गया था, इसलिए ममता भी होती है उसे अपना नंबर दे देती है। ममता अपने घर चली जाती है और इसके बाद जो रवि ठाकुर होता है अक्सर ममता को फोन करके उससे बातचीत करने लगता है। अब धीरे धीरे दोनों के बीच में और भी ज्यादा लगाव बढ़ता है, तो जो रवि ठाकुर होता है ममता को अपने होटल पे बुलाता है। ममता होती है रवि ठाकुर को होटल पर चली जाती है और वहां जाने के बाद दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। वो सारी चीजें हो रहा था तो जो रवि ठाकुर था वे सारी चीजें का वीडियो बना लेता है। इसके बाद दोस्तों जो ममता होती है वापस अपने घर पे चली जाती है और इसके बाद दोस्तों अब जब भी रवि ठाकुर को मन करता था वो ममता को फोन करता था, उसे अपने होटल पे बुला लिया करता था और उससे मिल लिया करता था। इसी तरीके से दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब बार बार ममता घर से बाहर जाती थी, उससे मिलती थी और फोन पे बिजी रहा करती थी, तो उसका जो पति होता है उसको शौक होने लगता है। वो सोचता है कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि मेरी पत्नी है अक्सर वो फोन पे बिजी रहती है, किसी से हंसत की चैटिंग करती रहती है, आखिर वो आदमी कौन है इसका पता लगाना होगा। उसका जो पति होता है अपने बीवी
बीवी के फोन का जासूसी करने का सोच ही रहा था कि उसके अगले ही दिन उसकी पत्नी बाथरूम में नहा रही थी और उसके मोबाइल पर एक फोन आ जाता है। उसकी पत्नी बाथरूम में से कहती है कि मेरे मोबाइल पर फोन आ रहा है, जरा उठाकर चेक करो कि फोन किसका है। उसका जो पति होता है उस फोन को उठाने के लिए बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि फोन रिसीव करे उसका फोन कट जाता है और फोन कटते ही उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है और जो मैसेज को पढ़ता है तो उसका जो पति होता है उसका दिमाग ठनक जाता है। उसमें आपत्तिजनक मैसेज था। अब उसका जो पति था अपने पत्नी के बाथरूम से आने का इंतजार कर रहा था और जब उसकी पत्नी बाथरूम से निकलती है तो उसका पति मैसेज दिखाते हुए कहता है कि यह सब क्या है और इसमें कितनी सच्चाई है। उसकी जो पत्नी होती है गोलमोल जवाब देने लगती है। अब इसका जो पति होता है बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है, गुस्से में से डांट फटकार लगाती है। बात यहां तक बढ़ जाती है कि अपने पत्नी को मारता पीटता भी है और उसे वार्निंग देता है कि अगर दोबारा तुम ऐसी गलती की, इस आदमी से बात करने का भी कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। इसके बाद जो पति होता है अपने पत्नी का मोबाइल भी छीन लेता है। अब इधर जो पत्नी थी वो अपने प्रेमी जो रवि ठाकुर था उससे बात नहीं कर पा रही थी और देखते ही देखते दोस्तों लगभग 10 से 15 दिन का समय निकल जाता है। उधर जो रवि ठाकुर था वो बहुत ज़्यादा परेशान था कि आखिर ममता मेरे से बात क्यों नहीं कर रही है, उसका फोन बार बार स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। उधर जो रवि ठाकुर था फिर उसकी जो बहन थी सरिता उसे फोन करता है और कहता है कि पता नहीं ममता है आजकल मेरे से बात नहीं कर रही है, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, जरा तुम उसे घर पे जाओ और पता लगाओ कि बात क्या है। अब जो सरिता होती है ममता का दोस्त बन के ममता के घर पे जाती है। वो ममता से मिलती है और ममता से पूछती है कि तुम रवि ठाकुर से बात क्यों नहीं करती हो और तुम्हारा फोन क्यों बंद बता रहा है। अब दोस्तों जो ममता होती है सरिता को सारी बात बताती है, किस तरीके की बात है, सारी बात का मेरे पति को पता चल गया है, वो मुझे मारा पीटा भी है और मेरा फोन भी छीन लिया है। अब इसके बाद जो सरिता होती है उसका जो मुंह बोला भाई था रवि ठाकुर उससे फोन करती है और जो भी बात ममता बताई थी वो सारी बात रवि ठाकुर को बता देती है। अब जो रवि ठाकुर होता है सरिता को कहता है कि ठीक है तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक मोबाइल खरीद के दे देता हूं, तुम उस मोबाइल ले जा करके ममता को दे देना और उससे कहना कि मोबाइल को छुपा कर रखे, जब उससे बात करने का मन हो तो उस फोन को ऑन करे, मेरे से बात कर ले और फिर फोन को छुपा कर रख ले। सरिता जो होती है कहती है ठीक है और इसके बाद जो रवि ठाकुर होता है उससे कीपैड फोन खरीद कर दे देता है। अब जो सरिता होती है फिर से ममता के घर पे जाती है, उससे मोबाइल दे देती है और कहती है कि ऐसे ऐसे तुम बात कर लेना और फिर फोन को छुपा कर रख लेना। अब ममता जो होती है उस फोन को ले लेती है और ऐसा ही करने लगती है। जब भी उससे बात करने का मन होता था उस फोन को ऑन करती थी, रवि ठाकुर से बात कर लेती थी और फिर फोन को स्विच ऑफ करके रख देती थी। इसी तरीके से दोस्तों कुछ दिन सारी चीज चलता है और फिर एक दिन जो रवि ठाकुर होता है वो ममता से कहता है कि आज तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे होटल पे आ जाओ, तुम मुझसे मिल लो, क्या तुम आज मिल नहीं सकती हो। उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आ जाओ, आज मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूं। अब जो ममता होती है रवि के बातों में आ जाती है, खुद को रोक नहीं पाती है और रवि ठाकुर को होटल पे चली जाती है। और जब उस दिन होटल पे जाती है तो रवि ठाकुर वहां पे अकेला नहीं था बल्कि वहां पे उसका कई सारा दोस्त भी था। अब जो रवि ठाकुर होता है ममता को लेकर एक कमरे में चला जाता है और उस कमरे में उसके साथ संबंध बनाता है और इसके बाद उसे कहता है कि जो तुम मेरे साथ करती हो वही सारे चीज मेरे दोस्तों के साथ भी करना होगा। अब जैसे इस ममता इस बात को सुनती है उसका पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो बहुत ज्यादा पछताने लगती है कि मैं कैसे लोगों से प्यार कर ली जो मुझे ही अपने दोस्तों को परोसने की बात कर रहा है। वो साफ साफ इसके लिए मना कर देती है, इसके लिए तैयार नहीं होती है, इसका वो विरोध करने लगती है। लेकिन इसके बाद दोस्तों जो रवि ठाकुर होता है उसे ब्लैकमेल करने लगता है। उससे कहता है कि तुम जो भी मेरे साथ करती हो ये सारी चीज का मेरे पास वीडियो है, मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा, लोगों को दिखा दूंगा, तुम्हारे पति को दिखा दूंगा, तुम्हें पूरे तरीके से बदनाम करके छोड़ दूंगा, तुम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। अब जो ममता होती है बहुत ज्यादा डर जाती है, वहां से भाग कर घर आती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब करूं तो क्या करूं। उसे हिम्मत नहीं हो रही थी कि बात अपने पति को बताऊं, क्योंकि डर रही थी कि अगर पति को बता भी देती हूं तो मेरा पति उल्टा मुझे ही मारेंगे पीटेंगे और मुझे हमेशा के लिए छोड़ देंगे। लेकिन किसी तरीके से हिम्मत करके उसका जो पति नितिन होता है उसे सारी बात बताती है। वो सारी बात कहती है कि इस तरीके से सरिता है जो ब्यूटी पार्लर चलाती है, मुझे वो फंसा कर वहां घुमाने के लिए ले गई और इसके बाद
जो रवि ठाकुर है ऐसे ऐसे मेरा वीडियो बना लिया, अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ सारी चीज़ें करने के लिए कर रहा है। अब जैसे इस बात को उसका पति सुनता है उसे गुस्सा तो बहुत आता है, वो अपने पत्नी को भला बुरा सुनाता है, लेकिन इससे जो पत्नी होती है अपने पति का पैर पकड़ लेती है। वो कहती है प्लीज़ मुझे किसी भी तरीके से इससे बाहर निकालो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप करूँ तो क्या करूँ। फिर जो उसका पति होता है अपने पत्नी का साथ देता है और इसके बाद दोस्तों वो बहुत सारा क्राइम सीरियल देखता है और क्राइम सीरियल देख करके वो प्लान करता है कि कैसे जो सरिता है और उसका मुंह बोला भाई है दोनों को रास्ते से हटाया जाए। और प्लान के मुताबिक एक दिन तकरीबन 12 बजे के आसपास दोनों पति पत्नी अपने घर से बाहर निकलते हैं और रास्ते में जाकर के बाइक कहीं पे छोड़ देता है, ऑटो लेता है और ऑटो से अशोक नगर पहुंचता है। अशोक नगर पहुंचने के बाद वो ऑटो से उतरता है और उतरने के बाद सीधा जो महिला होती है सरिता उसके घर पे जाता है। उसका जो घर था वो 3 मंजिला पे था और जैसे ही घर के अंदर घुसता है वो जो महिला सरिता थी उस पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करने लगता है। उस पर जब तक वार करता है जब तक कि वो चाकू टूट न जाए सरिता इस दुनिया को छोड़कर चली नहीं जाए। और इसके बाद दोस्तों वहां पे सरिता का खून वगैरह साफ करता है, सरिता का जो डेड बॉडी होता है वहीं पे बेड के नीचे छुपा देता है। और इसके बाद जो ममता होती है सरिता के मोबाइल लेकर के उसका जो मुंह बोला भाई था रवि ठाकुर उससे मैसेज करती है कि अभी घर पे कोई नहीं है और तुमसे मिलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, प्लीज़ तुम मेरे घर पे आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब जैसे इस बात को रवि ठाकुर सुनता है तुरंत अपना कार स्टार्ट करता है और सरिता के घर पे पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही सरिता के घर के अंदर घुसता है जब वो ममता को देखता है तो एकदम से चौंक जाता है। वो ममता को कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और जो मेरी बहन सरिता है वो कहाँ पे गई है। फिर जो ममता होती है कहती है कि दीदी मार्केट गई हुई है, थोड़ा देर बाद आएगी, वो बोली है मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तुम एक काम करो अभी तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, मुझे तुम्हारे साथ सही संबंध बनाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। जैसे इस बात को रवि ठाकुर सुनता है उसको तो सिर्फ ये सब करने से मतलब था, चाहे उसकी मुँह बोली बहन सरिता हो या फिर ममता हो, वो ममता पर टूट पड़ता है। लेकिन दोस्तों जो ममता होती है वो कहती है कि आज मुझे थोड़ा सा अलग तरीका से करना है, मैं चाहती हूँ कि तुम अपना आंख बंद करो, मैं तुम्हारे आंखों पे पट्टी बांध दूँ, इसके बाद हम लोग कपड़ा उतारेंगे और इसके बाद हम दोनों सारी चीज़ें करेंगे। रवि ठाकुर इस सारी चीज़ से अनजान था, जैसा जैसा वो ममता कर रही थी वैसा वैसा करने लगता है। रवि ठाकुर अपना आंख बंद करता है और जो ममता होती है उसके आंखों पे पट्टी बांध देती है। और जैसे ही आंखों पे पट्टी बांधती है उसका जो पति नितिन था वहीं दरवाजे के बगल में छुपा हुआ था, उसके हाथ में तलवार था, चाकू था और उस तलवार से ऐसा वार करता है कि जो रवि ठाकुर था उसका चीखे भी नहीं निकलता है। और जब तक उस पर वार करता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाए उस दुनिया को छोड़कर चला नहीं जाए। और इसके बाद दोस्तों जो सरिता होती है उसी के मोबाइल से उसकी जो बेटी होती है उसकी बेटी को भी मैसेज करता है कि तुम घर पे आ जाओ। लेकिन दोस्तों उसकी बेटी थी उस समय मैसेज को देख नहीं पाती है और थोड़ी देर बाद जब मैसेज को देखती है अपने माँ को फ़ोन करती है तो उसका फ़ोन लग नहीं रहा था, स्विच ऑफ आ रहा था। अब जो उसकी बेटी होती है एक किराएदार होता है उससे कहता है कि जरा आप मेरे घर पर जाकर देखिए कि मेरी माँ फ़ोन रिसीव क्यों नहीं कर रही है। उसका जो किराएदार होता है वो सीधा 3 मंजिला पे जाता है और जब बाहर से देखता है तो कहता है कि दरवाज़ा बंद है, हो सकता है तुम्हारी माँ सो रही होगी। वो किराएदार जो होता है वापस आ जाता है और इसके बाद दोस्तों जो लड़की होती है वो भी यही सोचती है कि शायद माँ सो गई होगी इसलिए उसका फ़ोन चार्ज नहीं होगा इसलिए स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन तकरीबन 8 बजे रात के आसपास जब वो अपने घर पहुंचती है और दरवाज़ा नॉक करने के लिए हाथ लगाती है तो पता चलता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है। वो मम्मी मम्मी कहते हुए अंदर की तरफ बढ़ती है, लेकिन जब आगे बढ़ती है तो उससे अपनी माँ के लाश दिखाई देता है। उसका लाश खून से लथपथ था और दोस्तों अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। अब जैसे इस चीज़ को देखती है वो चिल्लाने लगती है, तभी उसकी नज़र जो है थोड़ा सा हट के जाता है तो देखती है कि उसके माँ का मुंह बोला भाई यानी उसके मामा रवि ठाकुर थे, उसका भी डेड बॉडी वहाँ पे पड़ा हुआ था। अब दोस्तों इसके बाद वो लड़की जोर जोर से चीख रही होती, चिल्ला रही होती है। सारी आवाज़ सुनकर उसके आसपास के कुछ लोग होते हैं वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और देखते ही देखते वहाँ पे भीड़ लग जाती है। इसी में से इस घटना की जानकारी किसी ने पुलिस वालों को देती है। पुलिस वाले घटनास्थल पहुँचते हैं और इस पूरे मामला के छानबीन करने लगते हैं। उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इस लड़की से पूछते हैं कि आखिर जब सारी चीज़ें हुई तो तुम कहाँ थी। फिर लड़की बताती है कि ऐसे ऐसे मैं घर पे नहीं थी और इस तरीके की मेरी बात हुई
जब मैं फ़ोन की तो फ़ोन लग नहीं रहा था, स्विच ऑफ आ रहा था, और जब मैं घर पे आई तो ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। अब जो पुलिस वाले होते हैं अलग अलग तरीक़ा से मामला का छानबीन कर रहे होते हैं, कई सारे टीम बनाते हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा आखिर कौन कर सकता है। इसके बाद दोस्तों उसके आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरा होते हैं, जब सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं तो देखते हैं कि एक महिला और उसके साथ एक व्यक्ति है इसके घर के तरफ बढ़ रहा है। अब जो पुलिस वाले होते हैं मुखबिर से पता लगाते हैं कि आखिर महिला कौन है, तो उससे पता चलता है कि इसका नाम ममता है और ये उसका पति है और उसका बगल के ही मोहल्ला में घर है। अब इसके बाद दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं सीधा उस महिला के घर पे पहुंच जाते हैं और उस महिला से पूछते हैं कि तुमने उन दोनों का कत्ल क्यों किया। उधर दोस्तों जो महिला थी वो इधर उधर की बातें करने लगती है, फिर देखता है कि उसके हाथ पे बैंडेज लगा हुआ है। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारे हाथ पे बैंडेज है, ये बैंडेज कैसा है? तो दोस्तों जो महिला होती है ममता, वो कहती है कि दरअसल मैं गिर गई थी और इसी वजह से मेरे हाथ पे बैंडेज लगा हुआ है। लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं जब उसका बैंडेज खोलते हैं तो पता चलता है कि उसमें चाकू से कटे का निशान है। अब जो पुलिस वाले होते हैं उसका शक तो पहले से ही था, लेकिन अब जो उसका शक था वो यकीन में बदल रहा था। इसके बाद दोस्तों दोनों पति पत्नी को हिरासत में लेते हैं, दोनों से सख्ती से पेश आते हैं तो दोनों पति पत्नी टूट जाते हैं और सारी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों जो ममता थी वो सारी सच बता देती है कि ऐसे ऐसे इस तरीके से सरिता मुझे अपने बातों में फंसा करके उस तीर्थ पर घुमाने ले गई थी। इसके बाद ऐसे ऐसे मेरे साथ वो संबंध बनाया, इसका वीडियो बना लिया और मुझे ब्लैकमेल करने लगा। ये सारी चीजें करने में इसकी जो मुंह बोली बहन थी सरिता, ये इसका साथ देती थी। इसीलिए हम पति पत्नी मिलकर एक प्लान बनाए और सबसे पहले सरिता का कत्ल कर दिए और इसके बाद जो रवि ठाकुर है उसका भी कत्ल कर दिए। अब जो पुलिस वाले होते हैं पूछते हैं कि सरिता का मोबाइल कहाँ है, तो कहती है कि उसका मोबाइल जला दिए। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं रवि ठाकुर का मोबाइल वगैरह चेक करता है, उसका सारा डाटा निकालता है तो पता चलता है कि उसके मोबाइल में बहुत सारी महिला का आपत्तिजनक वीडियो था, आपत्तिजनक फोटो था। दरअसल दोस्तों जो रवि ठाकुर था उसका 3 होटल चल रहा था, वो होटल का मालिक था, तो उससे पैसा की कोई कमी नहीं थी। और उसकी जो मुंहबोली बहन थी सरिता, वो उसकी बहन तो कहने के लिए थी, उससे भी उसका संबंध था, उसके साथ भी वो संबंध बनाया करता था। उधर जो सरिता थी उसमें उसका मदद करती थी, वो जो लाचार महिला होती थी जिसे पैसा का दिक्कत होता था, किसी तरीके से अपने झांसे में फंसाती थी और उसे रवि ठाकुर के पास लेकर आती थी। रवि ठाकुर था, उसे पैसा की कोई कमी था नहीं, उसका होटल वगैरह चलता ही था, इसलिए रवि ठाकुर उसे पैसे से मदद करता था, उसे पैसा कर देता था और वो पैसा वसूलने के आड़ में ये धंधा किया करता था। उसे अपने होटल पे बुलाता था और उसके साथ वो संबंध बनाता था और उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता था। और यही सारी चीजें दोस्तों ममता के साथ भी कर रहा था, लेकिन दोस्तों ममता ने अपने पति के साथ मिलकर उस दोनों का काम तमाम कर दिया। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो जो ममता होती है और उसका पति नितिन होता है, दोनों पर इससे संबंधित धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करते हैं और सलाखों के पीछे भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटना पर और ममता ने अपने पति के साथ मिलकर उस दोनों के साथ जो किया उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में हो रही घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।